दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बाबू बत्तीसी। सुबह के 10 बज रहे थे। नाश्ता पानी निपटने के बाद बाबू उर्फ बाबू राव दुबे पिछले 10 मिनट से आईने के सामने खड़ा था। पहले चौखटा निहारता, फिर बाएं गाल के मस्से पे उगे 2 बालों को उमेट लेता। वहीं 2.5 हाथ दूरी पे खड़ा उसका चेला कम दोस्त मुन्ना इंतजार में था कि कब साज सिंगार निपटे और कब बत्तीसी का कारोबार शुरू हो। नुकीला भाला बनाओगे क्या इसका? लाइन 2 किलोमीटर पहुंच गई है, अब चलो भी। कहते हुए मुन्ना चला गया। 2 महीने पहले फैजाबाद के हनुमानगढ़ी इलाके में रहने वाले बाबू की गिनती मोहल्ले के नाकारा लोगों में होती थी। निठल्ला, निखट्टू, आवारा जैसी उपाधियों से लोग उसको पीठ पीछे पुकारते। लेकिन फिर समय ने पलटी मारी। हुआ यूं कि जब बाबू की अकल दाढ़ निकली तो उसकी 32 पूरी हो गई। अरे बाबू के 32 है, सुना क्या तुमने? बाबू के 32 है। ये बात शहर के नाके से लेकर पॉलिटेक्निक तक आग की तरह फैल गई और साथ में ये अंधविश्वास भी कि 32 धारक जो बोलता है वो सच हो जाता है। हाँ, बस उसी दिन से इलाके के सबसे बिजी और प्रिय लोगों में से हो गया था बाबू। पढ़ाकू पिंटू उससे बुलवाने आता, भैया तनिक बोल दो ना कि हम डॉक्टर बन जाएं। पीडब्ल्यूडी वाले पांडे जी कहते, जरा ऊपरी कमाई बढ़ाने के लिए बोल दो ना। और 99 साल वाले दादा कहते, बाबू अरे जरा हमारी सेंचुरी की अर्जी तो लगा दो। सब अपनी इच्छा लेकर आते और 100 रुपया फीस रख के चले जाते। इन सब अर्जीदारों के अलावा एक और प्राणी था जो रिक्वेस्ट से नहीं, धौंस जमा के बाबू से मनचाहा बुलवा लेता था। इलाके का दादा चमन चंदर। बाबू ये पहला नंबर भेजें क्या? लंबी लाइन पर नजर डालते हुए मुन्ना ने पूछा। नहीं तो क्या टीवी पे विज्ञापन चलवा दें कि हमारे मुंह की दुकान का शटर खुल गया है? भेजो फटाफट। कहकर उसने मुंह के आगे धूप बत्ती घुमाई और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दनदनाती फौज समेत चमन चंदर ने एंट्री मारी। सफेद सफारी सूट, घनी मूछें, मुंह में पान, आंखों में सुरमा और सर पर चमेली का तेल। जी चंदर भाई, हुक्म करें। बंदूकधारी बॉडीगार्ड पर नजर डालते हुए बाबू ने पूछा तो चंदर ने आंखें मटका कर इशारा कर दिया। बाबू की पुरानी रील फिर चालू हो गई। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, चमन भैया का नाम रहेगा। लोग डरें, चमन मरे। नहीं, सॉरी। लोग डरें, चमन बढ़े, चमन बढ़े। बाबू ने बात फौरन पैचअप की तो चमन की चढ़ी हुई त्योरियां वापस अपनी पोजीशन में आ गईं। मुंह में पान एडजस्ट करते हुए बोला, जबान है कि रपटुआ चप्पल है, आइंदा से संभल के, वरना तुम्हारा टिकट कट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बाबू ने टुनटुनाकर हाँ में गर्दन हिला दी। चमन के लिए बाबू का कुछ बोलना तलवार की धार पर चलने से कम नहीं था। यानी जरा सी चूक हुई तो समझो तलवार गर्दन पर। अर्जीदारों को निपटाते निपटाते शाम हो गई। बाबू अपनी जबान मतलब दुकान का शटडाउन करके बैठ गया था और वहीं जमीन पर बैठा मुन्ना अंगोछे में लिपटे नोटों की गिनाई कर रहा था। भैया आज तो पूरे 2,500 की कमाई हुई है। बाबू ने हुंकारा भरा तो मुन्ना फिर बोला, भैया दुनिया का कल्याण कर रहे हैं तो अपने लिए 1 करोड़ 2 करोड़ मांग लियो। ये रोज रोज के टिटिम्मे से राहत तो मिले। ये सब अंधविश्वास है, किसी के बोलने से कुछ होता है क्या? कहकर बाबू करवट बदल कर लेट गया और मुन्ना इस आखिरी वाक्य में उलझ कर रह गया कि बोलने से अगर कुछ नहीं होता तो ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी रहती हैं। खैर, बाबू का बिजनेस दिनों दिन फल फूल रहा था। एक्स्ट्रा फीस के एवज में नाइट शिफ्ट भी लगने लगी।
मसरूफियत इतनी कि सांस लेने तक की फुर्सत न मिले। ऐसे में एक रोज चमन चंदर का एक फरमान उनके पास आया, हमसे फौरन मिलो। बेचारा बाबू क्या करता, बत्तीसी और मुन्ना समेत अड्डे पर पहुंच गया। बिन प्लास्टर की दीवारें, कोनों में लगे मकड़ी के जाले और एक जंग लगी खिड़की जिसके ठीक नीचे चित्रकारी की गई थी, पान की पीक वाली चित्रकारी। जी आपने याद किया? बाबू ने पूछा। तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो क्या जो याद करेंगे? ये बताने बुलाया कि अब हम तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। चमन ने ये कहा तो बाबू मनी मन बहुत खुश हुआ। जी में आया कि पास में खड़े मुन्ना को जोर से गले लगा ले, अरे उसकी पप्पियां ले ले। आखिर इस चमन के चंगुल से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन वो कहाँ जानता था कि एक बार को इस भवसागर से मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन चमन चंदर से नहीं। चमन फिर बोला, अब तुम आओगे? हाँ, सबसे पहले हमारे सामने आकर अच्छी बात बोलोगे, फिर अपना काम धाम चालू करोगे, समझे कि नहीं समझे? कहते हुए फिर एक पिचकारी दीवार पर दे मारी। देखिए, अब ना समझने की गुंजाइश तो थी नहीं। बाबू ने किलो भर तरबूज जैसी मुंडी 4 दफा दाएं बाएं घुमा के हामी भर दी और आज के हिस्से की 2 अच्छी बात बोलकर बाहर निकल आया। अंधेरे गलियारे से बाहर निकलते वक्त मुन्ना हिसाब किताब लगाने लगा कि इस चक्कर में पूरे 5 अर्जीदारों का नुकसान होगा, यानी 500 रुपए रोज। हम क्या कहते हैं कि मना कर दो। अरे कुआं प्यासे के पास आता है क्या जो आप चले जाओगे? मुन्ना ने उससे कहा तो बाबू को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। बोला, अगर वो चमन ना होता ना तो तुम्हारी कसम कह देते। अपने आगे कुछ समझता नहीं है, बेड़ा गर्क हो उसका, धंधा चौपट हो जाए, है जा पकड़ ले। तभी सर पर दौड़ती जबान पर बाबू ने लगाम लगाई, क्योंकि निगाह ठीक 6 इंच की दूरी पर सामने खड़े चमन के चेले पर पड़ी। उसकी लाल आंखें और बैल की तरह फूलते नथुने बता रहे थे कि वो सब कुछ सुन चुका था। मतलब बाबू के पांव के नीचे वाली तलवार गर्दन पे आ टिकी थी। अगले 5 मिनट में 4 कंधों पर लटके बाबू और मुन्ना वापस उसी जगह थे। 4 कंधे मतलब 2 पे बाबू और 2 पे मुन्ना। चमन सरौते से सुपारी काट रहा था। खट खट खट। जितनी दफा सरौता सुपारी पे चलता, बाबू को लगता जैसे उसकी गर्दन हो। भाई, हम क्या कह रहे थे कि भूल चूक माफ हो जाए? बाबू ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की। चमन ने कत्था चूना लगाकर पान बनाया और दांतों के नीचे दबाते हुए बोला, तुम्हें माफ करके हम साफ हो जाएं, हाँ? यही चाहते हो तुम? बाबू कंधे से फुदक कर उतरते हुए बोला, चमन भाई कुछ नहीं होगा, हम वचन देते हैं ना। बॉस किसी से कुछ नहीं लेते, ये वचन फचन अपने पास रखो। एक चेले ने बाबू के सर पर चपत मारते हुए कहा, और उस्ताद तक कुछ भी जाएगा तो हमसे होकर। दूसरे ने बात में बात जोड़ी। शट अप! 2 बड़े, मतलब एक बड़ा और एक छोटा जब बात कर रहा हो तो बहुत छोटे लोग नहीं बोलते हैं। मुन्ना, तुम भी बीच में नहीं बोलना। कहते हुए बाबू बोला, देखिए, हमारी पीठ आपकी तरफ थी तो मामला पूरा सेफ है। अरे फेस टू फेस कहते तब घबराने की बात होती। चमन 2 मिनट सोचता रहा, फिर बोला, सही बक रहे हो या बना रहे हो? सोच लो, अगर बात गलत निकली तो तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा। 100% सच भैया। अगर कुछ हुआ तो ये सीना और आपकी पिस्तौल खुद ही कफन बांध के चले आएंगे आपके पास। बस बाबू के इसी डायलॉग पे चमन पिघल गया। बाबू ने लप से मुआवजे के तौर पर 5 अच्छी बातें चमन के मुंह पे बोली और जान बचा के चला आया। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम।
लेकिन एक अजीब सा डर बाबू के दिल में बैठा जा रहा था। आज अर्जीदारों के अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर दिए। दिल घबरा रहा था, धड़कन धौंकनी सी चल रही थी। यूं तो उसे इस बत्तीसी वाले अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों जी कच्चा हो रहा था। मन एकदम मुंह को आ रहा था। शाम के कोई 6 बजे होंगे। मुन्ना दूध लाने गया हुआ था और बाबू दांत में फंसे आम के रेशे निकाल रहा था। तभी दरवाजा धाड़ से खुला। बाबू भैया तैयार हो जाओ। दूध की थैली हाथ में पकड़े बदहवास मुन्ना चिल्लाता हुआ आया। क्या हुआ बे, किस लिए तैयार हो जाएं? बाबू ने 100 की स्पीड से धड़धड़ाते दिल को थामते हुए पूछा। अपना सीना ले जाने के लिए, उस पे गोली खाने, अरे चमन चंदर की। कहते हुए मुन्ना ने जो आगे बताया उसे सुनकर बाबू के होश उड़ गए। मुन्ना ने बताया कि बत्तीसी बोल सच हो गए। शाम को पुलिस की रेड पड़ी थी। चमन बच निकला था और अब पिस्तौल लेकर बाबू को ढूंढ रहा था। बाबूराव आसमान पे तो पहुंचे नहीं और अटके भी तो बबूल में आकर। अगली सुबह बाबू के घर पर ताला लटका देखकर अर्जीदार लौट रहे थे। उनमें से जिनको चमन वर्सेस बाबू कांड के बारे में पता था वो वहीं बैठकर पंचायत करने लगे। अरे ये काली कमाई करने वाले ना ऐसे ही जाते हैं, एक ने कहा। और क्या, भगवान ने दांत दिए तो अच्छा बोलने के लिए या लोगों को लूटने के लिए? दूसरा बोला। ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती। हाँ, जानते हो ना कल क्या हुआ? कहते हुए तीसरा वापस चमन वर्सेस बाबू कांड की खाल उधेड़ने में लग गया। वहीं बालकनी की दीवार के पीछे तौलिए में मुंह दुबकाए बाबू सबको देख रहा था। अब लोगों को क्या पता था कि बचने के लिए रात को बाबू ने बाहर से ताला लगवाया और मुन्ना को कुदवाकर भीतर बुलवा लिया था। बाबू भैया, दलिया में घी डाल दें? फुसफुसाकर मुन्ना ने पूछा। नहीं, मत डालो, हमारी चिता में डालने के काम आएगा। घी डाल दें। यहां गटाई में फंदा पड़ा है और इनको दलिया और घी की सूझ रही है। कहते हुए बाबू जमीन पर खिसकते हुए भीतर कमरे में आ गया। अब जिंदगी ऐसे बुरे मोड़ पे खड़ी हो तो कहां किसी को भूख लगती है? बाबू ने भी 6 चमचे दलिया और 2 आम के अलावा कुछ न खाया। हफ्ता ऐसे ही कैद में गुजर गया। घर में राशन पानी खत्म होने लगा। अब जरूरी था ऐसी सेटिंग करना कि कम से कम मुन्ना तो बाहर आवाजाही कर सके। मामला पूरा सेट कर दिया गया। रात के 2 बज रहे थे। चोरी छुपे मुन्ना दीवार से बाहर कूदकर निकल गया और रात भर स्टेशन में दुबक के बैठा रहा। अगली सुबह जब मोहल्ले में चहल पहल हुई तो खाली बैग कंधे पे लटकाए वापस आ गया। घर का ताला खोलते वक्त 2-4 लोग बाबू के बारे में पूछने आए तो मुन्ना घड़ियाली आंसू बहाते हुए उसी प्लान के मुताबिक मामी जी के गुजरने का किस्सा सुनाने लगा। मामी क्या, माँ समझो, बचपन में बाबू भैया को उन्होंने पाला था। किसी ने कहा। आए, लेकिन बाबू की माँ तो पिछले साल ही गुजरी हैं। अरे गर्मी की छुट्टियों में तो मामी नहीं पाला था। 2 महीने पालना नहीं होता क्या? इतने छोटे दिमाग के हो ना तुम लोग, छी। कहते हुए उसने सबको झिड़का और रोते हुए भीतर चला आया। अंदर बाबू एकदम बेचैन बैठा था। आते ही उसने मुन्ना को लपक लिया। कैसा माहौल है बाहर का? खतरा अभी टला नहीं है। चमन की आंखों में खून उतरा हुआ है। कहता है कि आधी रात में आधा कर देगा। ऐसी डरावनी बातें मुन्ना के मुंह से सुनकर बाबू ने तय कर लिया कि वो भंडार गृह में ही सोएगा ताकि बिस्तरे पर ही निपट जाने के खतरे को टाला जा सके। लेकिन कमबख्त खतरा था कि इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह पीछे पीछे लगा रहा। रात भर गेहूं के बोरे पर नींद नहीं आती। बाबू को हर रात घुन और तिलचट्टे परेशान करते सो अलग। एक सुबह घर के बरामदे में खड़ा बाबू कपड़े में लगे घुन निकालने में लगा था। चाय का प्याला लिए उसके सामने खड़े मुन्ना ने पूछा, कहीं आपने अपने बारे में कहीं कुछ
खराब तो नहीं बोला? बाबू ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बोले, ये हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और नतीजा देखो, अपने ही घर में कैद हो गए। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कछु खबर नहीं। खबर तो मत पूछो भैया, मुन्ना ने अपने कप से चाय सुड़कते हुए कहा। चमन का केस रफा दफा हो गया है, सारे चेले बाहर आ गए, माने आप पे खतरा बढ़ गया है। बाबू की जिंदगी में खतरा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। परेशान प्रेमी की तरह न खाने की सुध थी न किसी काम की। दिन भर कमर पे हाथ रखे आंगन में डोलता रहता, सोचता रहता कि कैसे इस मुसीबत से निकला जाए। अगर चमन के आगे सरेंडर कर भी दे तो वो कोई दयावान तो है नहीं जो माफ कर देगा, है? और ऐसे छुप के कब तक रहे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन क्या? शाम को बाबू और मुन्ना की गोष्ठी बैठी। बाबू ने घर में रखी रकम का हिसाब किताब लगाते हुए कहा, कल सुबह जाके ट्रेन की टिकट करवा लेना, 2 अलग अलग ट्रेन की। अलग अलग क्यों? मुन्ना ने जब सवाल पूछा तो जवाब में प्लान का डिटेल समझाया गया कि 2 अलग ट्रेनों में 2 सीट होंगी। मुन्ना किसी तरह एक ट्रेन की खबर चमन को पहुंचाएगा और जब चमन एक ट्रेन में उसको ढूंढ रहा होगा तो वो लोग दूसरी ट्रेन से निकल लेंगे। प्लान तो बढ़िया था, लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी मुसीबत थी कि चमन तक टिकट की खबर पहुंचाई कैसे जाए। अगली सुबह मुन्ना टिकट करवाकर उसी इलाके में टहलने लगा जहां चमन का साम्राज्य था। तू बाबू का असिस्टेंट है ना? एक गुंडा टाइप आदमी ने पूछा। मुन्ना ने देखा था उसको चमन के यहां। उसने फौरन ड्रामा करना शुरू कर दिया। हाँ, और तुम लोग लाख पूछो, हम नहीं बताएंगे कि कल बाबू भैया 13वीं से आएंगे और वहीं निकल लेंगे। और ये तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि ट्रेन शाम 5 बजे की है, हमें नहीं बताएगा। कहते हुए गुंडों ने मुन्ना को 2-4 धरे और सीधे चमन के पास ले गए। पूरा वाकया सुनकर चमन की हंसी छूट गई। अरे इस मासूम को छोड़ दो भाई, छोड़ दो। उसने कहा तो चेलों ने मुन्ना का कॉलर, बाजू और पतलून छोड़ दी। मुन्ना वहां से चल दिया, चेहरे पे मुस्कान सजाए, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका था। यानी अब कैद में रहने वाले बाबू की आजादी के दिन नजदीक थे। बाबू के कमरे में पलंग पर कपड़े बिखरे हुए थे। पैजामा, कुर्ता, पैंट, शर्ट जैसा अगर कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, बल्कि सलवार सूट, लड़कियों वाले। इतिहास गवाह है कि जब भी छुपकर निकलने की बात आई है तो सबसे बेहतर सुरक्षा कवच है महिला वस्त्र। ए मुन्ना, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हम ये जनानियों वाले कपड़े पहन के जाएंगे? बाबू ने पीठ घुमाते हुए कहा। माने भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो मुन्ना इतना बढ़िया आइडिया खोज के लाया है और उस पे शाबाशी के बदले उस बेचारे को लताड़ मिल रही थी। खैर, मुन्ना का दिल बहुत बड़ा था। उसने बड़े ही नर्म मुलायम लहजे में कहा, तो पैंट शर्ट पहन के जाओगे? चमन के चेले धड़ दबोचे तो हमसे मत कहना। बाबू चुप कर गया। अब और कोई चारा था ही कहां उसके पास। इधर बाबू और मुन्ना की तैयारी चल रही थी और उधर चमन के अड्डे पर बाबू को धड़ दबोचने का पूरा प्लान तैयार हो रहा था, बाकायदा स्टेशन का नक्शा लेकर, जैसे किसी सीक्रेट मिशन पे जाना हो। खैर, उड़न छू होने वाली शाम आ ही गई। शाम के 4:45 बज रहे थे। सुलभ शौचालय के दरवाजे की ओर से झांकता जनाने कपड़े पहने बाबू 5 बजे वाली ट्रेन के जाने का इंतजार कर रहा था। वो वहीं खड़ा सोचने लगा कि अब चमन एंड पार्टी दौड़ती हुई आई होगी, अब वो डिब्बे में चढ़े होंगे और ठीक 5 बजे ट्रेन का हॉर्न बजेगा और फिर मैदान साफ। थोड़ी देर में ट्रेन की सीटी बजी। छुक छुक करती हुई ट्रेन धीरे धीरे खिसकी और फिर सर पर दौड़ने लगी। मुबारक हो बाबू भाई, मुन्ना ने कहा तो उसने खुशी के मारे उसे गले लगा लिया। अगले 15 मिनट में उनकी अपनी वाली ट्रेन थी। बाबू और मुन्ना अपने असली रूप में प्लेटफॉर्म पर बैठे थे।
उनकी ट्रेन आकर लग चुकी थी। बाबू ने सोचा क्यों न ट्रेन में ही जाके बैठा जाए। वो उठा लेकिन एक कदम न बढ़ा पाया। किसी ने पीछे से कॉलर पकड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने गर्दन घुमा के देखा तो दिमाग घूम गया। पीछे चमन खड़ा था। जी हां, चमन। हुआ यूं कि लेट लतीफी की परंपरा निभाते हुए चमन थोड़ा लेट स्टेशन पे पहुंचा। ट्रेन के पीछे दौड़ा लेकिन पकड़ नहीं पाया। अभी वो अपने चेलों को देरी के लिए लताड़ रहा ही था कि उसकी निगाह बाबू पर पड़ गई। बहुत दिन से खोज रहे थे तुमको, आज तो निपटा के ही जाएंगे, चमन ने कहा। ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे खिसकने लगी थी। बाबू ने बड़ी सावधानी से कमीज के बटन खोले और भागने को हुआ लेकिन भाग नहीं पाया। कफ के बटन खोलना ही भूल गया था कमबख्त। हमसे चालाकी है? कहते हुए गुस्साए चमन ने एक जोरदार मुक्का बाबू के मुंह पे जड़ दिया। पूरा ब्रह्मांड उसके आगे घूमा और कोई चीज कड़कड़ कड़कड़ करती हुई पास में ही गिर गई। बाबू, चमन और मुन्ना समेत सबकी निगाह उसी एक चीज पर थी और वो था सारे फसाद की जड़, यानी बाबू का सफेद चमचमाता हुआ दांत। सुना है उस जोरदार मुक्के के बाद से बाबू 32 का डिमोशन हो गया था। वो 32 से 31 बन गया था फिर से। बस इतनी सी थी ये कहानी।